नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लोग फिर एक नए और रोचक वीडियो के साथ आप सभी के सामने आ चुके हैं। प्रद्युम्न ज्ञान कुंड के इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसा चैनल जो आपको एकेडमिक लेवल से कॉम्पिटिटिव लेवल तक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और तैयार भी है। आधी भीड़ है छट चुकी, कुछ भाग गए मैदान से। आधी भीड़ है छट चुकी, कुछ भाग गए मैदान से। तू जो अगर टिका है तो जीत कर ही जाएगा। तू जो अगर टिका है तो जीत कर ही जाएगा। ये कहता हूँ सृष्टि के संविधान से। तो आइए इसी मोटिवेशन के साथ आज हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जी हाँ दोस्तों, वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर एडिशन क्या होता है, ट्रायंगल लॉ क्या है और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हम लोग बेहतरीन अंदाज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि जिन फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, इन सब क्वांटिटीज़ को हमें एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, इसलिए इन क्वांटिटीज़ को हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। एक और क्वांटिटीज़ होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ में बस मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। जैसे मास, लेंथ, टाइम, इन सभी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इन क्वांटिटीज़ को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। वेक्टर्स में एक चीज़ और ऐड हो जाती है, डायरेक्शंस। वेक्टर्स में डायरेक्शन का बहुत ही बड़ा रोल होता है। वेक्टर्स में डायरेक्शन का क्या रोल होता है, आइए हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मैं कहूँगा कि अगर आप दो फोर्स लगा रहे हैं, एक फोर्स 5 न्यूटन का और दूसरा फोर्स भी सेम मैग्नीट्यूड का यानी 5 न्यूटन का लगा रहे हैं, और मैं कहूं कि अगर आप कितना फोर्स टोटल लगा रहे हैं, बॉडी पर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, तो आप लोग इसको सिंपली ऐड कर सकते हैं। 5 + 5 = 10 न्यूटन। लेकिन ये आंसर हमें एक इनकम्प्लीट आंसर की तरफ लेके जाता है। क्यों ऐसा है, आइए इसको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचते हैं। तो अगर हम किसी बॉक्स पर, अगर हमारा कोई बॉक्स है, इस पर हम दो फोर्स लगा रहे हैं, एक फोर्स लेफ्ट साइड से 5 न्यूटन का और दूसरा भी फोर्स लेफ्ट साइड से 5 न्यूटन का, तो हम इस कंडीशन में कह सकते हैं कि जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है वो 10 न्यूटन का है। लेकिन अगर एक व्यक्ति लेफ्ट साइड से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और दूसरा व्यक्ति राइट साइड से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो क्या यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स 10 न्यूटन है? नहीं, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स 0 है। बॉक्स कहीं भी मूव नहीं करेगा, नहीं लेफ्ट साइड में ना ही राइट साइड में। फोर्स तो अभी भी उतना ही लग रहा है, लेकिन जब हम फोर्स के एडिशन की बात करते हैं तो हमें नेट फोर्स 0 मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका ये एक आंसर ही नहीं है, इसका कई आंसर पॉसिबल है। वेक्टर्स में डायरेक्शन का क्या रोल होता है हमने इस माध्यम से समझा। स्केलर्स में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। स्केलर में अगर आप 5 किलो आटा जैसलमेर में खरीद रहे हैं और वही आटा अगर आप जयपुर में खरीद रहे हैं, मुंबई में खरीद रहे हैं या नवाबों के शहर गोरखपुर में खरीद रहे हैं,
हर जगह उसका मास 5 kg ही आएगा, यानी उसका मास कांस्टेंट है। लेकिन वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता। तो वेक्टर्स में डायरेक्शन का बहुत ही बड़ा रोल होता है। हमने इस एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज को समझा। तो सर अब हम लोग वेक्टर्स को ऐड कैसे करें? तो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए कई सारे लॉज दिए गए, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ। उसमें से हमारे सामने एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आज हम लोग इसके बारे में सीखते हैं। इसको सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हम इसको पढ़ते क्यों हैं, आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो अगर हम किसी बॉक्स पर दो फोर्स लगा रहे हैं, एक अपवर्ड डायरेक्शन में और एक फ्लैट में अगर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं ऊपर जाएगा और नहीं फ्लैट जाएगा, ये कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। यानी ये जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में भी नहीं जाएगा बॉक्स और इस फ्लैट भी नहीं जाएगा, इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है, यानी बॉक्स से इस डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी हम कहें कि अगर हमको दोनों फोर्सेस को ऐड कर देना है तो हम सिंपली नहीं ऐड कर सकते हैं। अगर हम देखें कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है अगर बी वेक्टर, और दोनों वेक्टर्स अगर एक्सिस पर लाई करते हैं, एक्सिस पर लाई करने का मतलब कि दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का फॉर्म हो। दोनों वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री का फॉर्म हो तो यहाँ पे हम रिजल्टेंट पाइथागोरस थ्योरम से आराम से निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हम पाइथागोरस थ्योरम से आराम से निकाल सकते हैं। अगर हमने कहा कि ये वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम है, यानी इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन है, तो सी वेक्टर को हम लोग अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है और हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि दो वेक्टर्स के बीच में कोई एंगल फॉर्म हो रहा है, हमें पता नहीं है कि कौन सा एंगल फॉर्म हो, यहाँ तुमको पता था 90 डिग्री, लेकिन ऐसे दो वेक्टर्स जिनके बीच में एंगल हमें नहीं पता है, जैसे हमारे पास है एक वेक्टर ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर, और दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा फॉर्म हो रहा है, तब हम पाइथागोरस थ्योरम तो लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल होता है। तो हम यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन कैसे कर सकते हैं? तो इस एडिशन को करने के लिए हमारा साथ देता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आइए अब हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की सिग्निफिकेंस जान चुके हैं, अब हम लोग उसको सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। अगर हम कहें कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। क्यों सर आप बी वेक्टर यहाँ क्यों बनाए हैं? चलिए यहाँ बना देते हैं, क्या दिक्कत है। अगर ए वेक्टर है और बी वेक्टर है तो हम इसके वेक्टर एडिशन कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स फ्री वेक्टर्स हैं, हम इनको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो हम इस वेक्टर को यहाँ ना बना के हम यहाँ पे भी बनाएंगे जब हम प्रूफ करेंगे। अभी हम इसका रिजल्ट जान लेते हैं, हम इसके डेरिवेशन पे भी आएंगे, पहले हम इसका रिजल्ट जान लेते हैं कि आखिर अगर हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर अगर आर वेक्टर है
तो हम इसका रिजल्टेंट किस तरीके से देते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों फ्री वेक्टर हैं, हम कहीं पे भी इन दोनों को मूव कर सकते हैं। तो आइए हम इस बी वेक्टर को यहां पर बना देते हैं। ये है हमारा बी वेक्टर और ये है इसका रिजल्टेंट क्या है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स का सम ही ये क्या है, रिजल्टेंट है। अगर हम ए वेक्टर को एक्सटेंड करते हैं और बी वेक्टर को अगर हम इस प्रकार एक्सटेंड करें कि ये ए वेक्टर से डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है और ये दोनों राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो हम क्या कह सकते, अगर हमारे पास अगर ये ए बी सी ट्राइंगल है तो हम यहाँ से BD की लेंथ और CD की लेंथ बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, तो हम जानते हैं कि cos थीटा क्या होता है, अगर ये थीटा एंगल है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो BD अपॉन BC, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू BD अपॉन B वेक्टर। यहां से BD क्या आ जाता है, B cos थीटा, BD की वैल्यू आ गई B cos थीटा। इसी प्रकार हम sin थीटा बराबर CD अपॉन BC करके हम CD की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और CD बराबर क्या आ जाएगा, B sin थीटा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आ गया हमारे पास B sin थीटा और ये हमारे पास है B cos थीटा। बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी ये जो BC वेक्टर है, BC वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या है, CD वेक्टर प्लस BD वेक्टर। CD वेक्टर हमने यहाँ पे अभी देखा था, CD वेक्टर प्लस BD वेक्टर, BC वेक्टर क्या है, CD वेक्टर प्लस BD वेक्टर। और AC वेक्टर क्या है, AC वेक्टर क्या है, AB वेक्टर और BC वेक्टर का सम ही तो है AC वेक्टर। तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। अब हम क्या कह सकते हैं, अगर हम BC की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो AC वेक्टर बराबर AB वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस BD वेक्टर, CD वेक्टर प्लस BD वेक्टर और AB वेक्टर और BD वेक्टर। चलिए हम एक बार इसको और अच्छे से लिख देते हैं, आपको तकलीफ ना हो। AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर प्लस CD वेक्टर। और AB वेक्टर और BD वेक्टर क्या है, ध्यान से देखिएगा। AB वेक्टर और BD वेक्टर क्या है, तो ये AD वेक्टर है, AD वेक्टर प्लस CD वेक्टर, यानी AC वेक्टर क्या आ गया, AD वेक्टर और CD वेक्टर, AD वेक्टर प्लस CD वेक्टर। तो यहाँ से अगर हम AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें, हम जानते हैं कि ये AC एक वेक्टर है और ये AC एक वेक्टर है और इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होगा। तो हम यहाँ पे अगर AC के मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये क्या होगा,
तो ये होगा अंडर रूट AD वेक्टर का स्क्वायर प्लस CD वेक्टर का स्क्वायर, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बन रहा है, ADC भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ही है। तो अगर हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो AD वेक्टर क्या है, A वेक्टर प्लस B कॉस थीटा, A वेक्टर प्लस B कॉस थीटा, A वेक्टर प्लस B कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस CD वेक्टर क्या है, B साइन थीटा, CD वेक्टर B साइन थीटा का स्क्वायर। अगर हम इस स्क्वायर को ओपन करते हैं तो क्या आ जाएगा, A वेक्टर का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, A प्लस B का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, और प्लस अगर हम B साइन थीटा का स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर दोनों पर ट्रांसफर हो जाएगा और B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा और अच्छे से देखते हैं, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। B स्क्वायर हमने साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या है, प्लस है 2AB कॉस थीटा। अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू 1 दैट इज B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये क्या है, AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और AC को हम लोग क्या माने हैं, रिजल्टेंट, तो हम यहाँ पे R वेक्टर लिख सकते हैं, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से हम लोग अगर कभी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फॉर्म होता है तो रिजल्टेंट हम वेक्टर एडिशन किस तरीके से देते हैं, तो रिजल्टेंट बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये तो हमारा हो गया मैग्नीट्यूड, लेकिन अगर हमें डायरेक्शन भी बतानी हो तब हम क्या करेंगे, तो हम फिजिक्स में डायरेक्शन बताने के लिए एंगल्स का सहारा लेते हैं। जैसे अगर हम कहें कि अगर कोई वेक्टर है हमारे पास, ये A वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन क्या है, तो एक्सिस से वो कितना एंगल फॉर्म करता है, एक्सिस से वो कितने एंगल ऊपर है या कितने एंगल नीचे है, या कह सकते हैं कितना एंगल एंटी क्लॉकवाइज है या कितना एंगल क्लॉकवाइज है, वो बताने का काम, डायरेक्शन बताने का काम ही होता है। तो हम डायरेक्शन एंगल्स के फॉर्म में बताते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर हम यहाँ पे ये एंगल को अल्फा मान लें तो tan अल्फा क्या है, tan अल्फा इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा इस ट्राइंगल में tan अल्फा क्या है, CD अपॉन AD, CD अपॉन AD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो B साइन थीटा अपॉन A वेक्टर प्लस B कॉस थीटा, या हम सिंपली इसको A से दिखा देते हैं, A प्लस B कॉस थीटा। ये आ गया हमारे पास tan अल्फा। तो हम अल्फा क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा।
यानी अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इससे हम वेक्टर्स की डायरेक्शन, वेक्टर्स के रिजल्टेंट के डायरेक्शन को बता सकते हैं। तो क्या सर हम लोग बार बार इसको एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे थीटा मानेंगे? नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि BC वेक्टर AC वेक्टर के ही बराबर है। तो जब ये दोनों वेक्टर्स बराबर हैं तो यानी अल्फा और थीटा भी तो बराबर हैं, और हम लोगों ने इसको इसी प्रकार से अज्यूम किया है कि ये अल्फा और थीटा दोनों बराबर हैं। यहाँ पे हमने थीटा लेके चला था इसलिए यहाँ पे थीटा लिखा है। अगर आप अल्फा भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन अल्फा अपॉन ए प्लस बी कॉस अल्फा। अगर आप यहाँ पे थीटा नहीं मानते हैं तो कह सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आपका प्यार ही हमें आगे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू सो मच।